Welcome to the Silence Vault. My name is Muhammad Nazim, but you can call me Naz. And this is the day 24. तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। और अगर पहले लास्ट वीडियो की बात की जाए तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में थर्मोडायनेमिक्स को शुरू किया था। और बेसिकली हम लोगों को थर्मोडायनेमिक्स में सिर्फ 3 ही चीज़ को पढ़ना है। एक तो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और दूसरा है थर्मोकेमिस्ट्री, जिसको आज हम लोग शुरू करने वाले भी हैं, और तीसरा है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और इस तीनों को पढ़ने के लिए हम लोगों को कुछ बेसिक टर्म्स की ज़रूरत होती है समझने के लिए। तो हम लोगों ने पहला वाला वीडियो में कुछ बेसिक टर्म्स और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी शुरू किया था। और हम लोगों ने बेसिक टर्म्स में जैसे कि सिस्टम को भी बिल्कुल बेसिक से शुरू किया था भाई, सिस्टम सराउंडिंग को भी, और फिर उसके बाद ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, एडियाबैटिक सिस्टम, फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, फिर उसके बाद थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जैसे कि आइसोथर्मल प्रोसेस, फिर उसका ग्राफ, एडियाबैटिक प्रोसेस उसका ग्राफ, आइसोकोरिक प्रोसेस और उसका ग्राफ, फिर उसके बाद आइसोबारिक प्रोसेस और उसका भी ग्राफ, फिर उसके बाद पीवी ग्राफ, पीटी, सभी का जो तीन तरह का ग्राफ था भाई। ये एक्सपेंशन में 3 तरह का, फिर उसके बाद कंप्रेशन में 3 तरह का, फिर उसके बाद अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन टेम्परेचर, सभी का पीवी ग्राफ, पीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, 3 सभी का किया था भाई। बिल्कुल एकदम डीप, बिल्कुल बेसिक से, और एकदम क्या बोलते हैं उसको, बेसिक से लेकर पूरा एडवांस तक। ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, मतलब पूरा जो सिलेबस में है वही किया था भाई। और भी किया था ना। फिर उसके बाद ये एंथैल्पी को भी शुरू किया था भाई, डेल्टा एच को। फिर उसके बाद इंटरनल एनर्जी को भी बात किया था उसके ऊपर भी। फिर उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस वर्क, क्यू प्लस डब्ल्यू को भी बात किया था। और क्या था भाई, इतना ही था ना। फिर उसके बाद वर्क को उसके अंदर डाल दिया था, वर्क इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल टू डी वी। फिर उसके बाद उसका फार्मूला निकल गया था, वर्क का फार्मूला निकला था जब ये इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। और आज हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, इसको पढ़ने वाले हैं, इसको पढ़ने वाले हैं, सभी को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी वक्त को बर्बाद किए हुए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले बात करना है हम लोगों को हीट कैपेसिटी का। तो हीट कैपेसिटी पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। कलम क्यों नहीं चल रहा? यहाँ पे कलम ख़त्म तो नहीं हो गया भाई? है तो अबे ये दूसरा हीट कैपेसिटी में देखो क्या पढ़ना ना। हीट कैपेसिटी के अंदर हीट कैपेसिटी वो हीट है जो एक यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हीट की ज़रूरत पड़ती है उसी को हीट कैपेसिटी कहते हैं। 1 यूनिट मतलब 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन, बात एक ही है। 1 यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हीट का क्या बोलते हैं उसको ज़रूरत है, उसी हीट को हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो इसको लिखेंगे क्या? उसको लिखने क्या होता है यार, आप समझ गए भाई, इतना ही है। ये लिख सकते हैं कि इसको सी से भी डिनोट करते हैं। और सी कैसे हो जाएगा भाई? dq/dt हो जाएगा, क्योंकि अभी कलम चल ही नहीं रहा यार। dq/dt हो जाएगा। अबे भाई 1 मिनट रुक जाए यार, कलम तो इसके अंदर भी बचा हुआ भाई। आ गया dq/dt हो जाएगा। फिर जैसे कि चेंज इन हीट अपॉन में टाइम, तो यही ना कह रहा हूँ मैं कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना होगा, और अगर 2 डिग्री बढ़ाने के लिए फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चेंज इन हीट, इसी को स्पेसिफिक हीट कहते हैं भाई, मतलब हीट कैपेसिटी कहते हैं। और अगर बात करें स्पेसिफिक हीट की, नहीं दिखाई दे रहा ना, 1 मिनट रुक जाओ यार, दिखाई तो ऊपर कर लेते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को भी लिख लेते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये वो हीट होता है ना, इसको भी बस 1 डिग्री टेम्परेचर ही बढ़ाना है, लेकिन 1 ग्राम का, अगर स्पेसिफिक है तो 1 ग्राम का टेम्परेचर बढ़ाना है 1 यूनिट, 1 सेल्सियस या फिर 1 केल्विन। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि C इज इक्वल्स टू dq/mdt, 1 ग्राम, ऐसा लिख सकते हैं ना भाई। फिर उसके बाद क्या करते हैं ना कि dq को इधर ले आते हैं और इसको लिख देते हैं mc/dt। और हो सकता है क्या ना, इसको स्पेसिफिक हीट को शायद एस से भी डिनोट करते हैं, तो इसको सी से भी डिनोट करते हैं, इसको एस भी लिख देते हैं। और यहाँ पर डी क्यू इक्वल्स टू यहाँ पर एस लिख देते हैं, ठीक है। अबे यार ये कब ख़त्म होगा, मतलब प्रॉब्लम कब ख़त्म होगा भाई? डी टी
और मास तो भाई कांस्टेंट है तो वो तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो। और हो सकता है कि अगर एस टी के फंक्शन में दिया हुआ है तो फिर उसके बाद आप उसको सीधा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और अगर एस भी कांस्टेंट दिया हुआ है तो आपको डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, एम एस बाहर आ जाएगा और डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा T1 से T2 तक। तो इसका वैल्यू क्या निकल जाएगा भाई, T2 माइनस T1 हो जाएगा। अगर एस कांस्टेंट दिया हुआ मतलब कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट दिया हुआ तो अक्सर कांस्टेंट ही दिया रहता है, तो आप सीधा ये वाला फार्मूला निकालेंगे और आप हीट को निकाल लेंगे। इसका इंटीग्रेशन क्यों आ जाएगा, इसको ऐसे लिख देंगे m इंटू एस इंटू में डेल्टा टी। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। और आगे बात करते हैं किस चीज़ का है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो हो गया भाई। अब ये मोलर हीट कैपेसिटी की बात करते हैं, सीधा ऐसे लिख देते हैं मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है, MHC मोलर हीट कैपेसिटी। ये वो हीट है, ये भी उसका भी यही काम है कि 1 डिग्री टेम्परेचर तो बढ़ाना है या फिर 1 सेल्सियस या फिर 1 केल्विन बढ़ाना है, लेकिन 1 मोल का बढ़ाना है। अगर 1 मोल का बढ़ रहा है तो वो मोलर हीट कैपेसिटी कहलाएगा, क्योंकि देखो नाम भी ही मोलर लगा हुआ है। और इसको किसी से डिनोट करते हैं, इसको भी ऐसे ही डिनोट करते हैं, फिर से डिनोट करते हैं, ऐसे याद नहीं, किसी से भी डिनोट करो यार, क्या ही फर्क पड़ता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, डी क्यू बाई यहाँ पर m, यानी यहाँ पर n आ जाएगा ना, नंबर मोल्स को n से डिनोट करते हैं, फिर dt हो जाएगा। यहाँ पर t जो है ना, t वो टेम्परेचर है, ठीक है, ध्यान रखना भाई, यहाँ पर टेम्परेचर है t। फिर उसके बाद इधर dq को इधर ले आते हैं, क्योंकि हमें को कोई हीट ही निकालना रहता है ना, मेन मुद्दा तो हीट का ही है। फिर n लिख देते हैं, फिर c लिख देते हैं, फिर dt लिख देते हैं। और हो सकता है कि अगर ये वेरिएबल होगा c तो आप सीधा इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ से, तो ये n बाहर निकल जाएगा और इसका q आ जाएगा, q इज इक्वल टू n इंटू सी, dt का इंटीग्रेशन कर देंगे अगर c t के फंक्शन में दिया रहेगा तब। लेकिन अगर c भी कांस्टेंट दिया हुआ है, मोलर हीट कैपेसिटी भी कांस्टेंट दिया हुआ है, तो वो भी बाहर निकल जाएगा, m c, अबे n आ जाएगा यार, n नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, और c स्पेस ये मोलर हीट कैपेसिटी, और dt का इंटीग्रेशन t हो जाता है, फिर t1 टाइम से t2 टाइम तक के लिए इसका चेंज इन t हो जाएगा भाई। तो ये भी फॉर्मूला आप हर जगह निकाल सकते हैं हीट निकालने के लिए। और एक और चीज़ होता है क्या, गैसियस सिस्टम के लिए भी बात करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं पहले फॉर गैसियस सिस्टम, सही लिखे ना स्पेलिंग। गैसियस सिस्टम के लिए है ना कि एक CP टर्म को डिफाइन करते हैं और एक CV टर्म को डिफाइन करते हैं। ये तब होता है ना, CP कहते हैं, हो सकता है कि ये मोलर हीट कैपेसिटी हो और या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो, लेकिन C लिखते हैं तो मोलर ही रहता है, ठीक है। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। और हमेशा ये CP CV से बड़ा होता है। और क्यों बड़ा होता है आपको पता है क्या, क्यों बड़ा होता है? क्योंकि बात करते हैं, अरे बहुत डीप चला जाएगा तो यार हो सकता है कि आप समझे ना, तब भी हम तो समझाएंगे, कम से कम मेरे को तो पुख्ता हो जाएगा, मतलब पक्का हो जाएगा कि क्या चक्कर है। डेल्टा एच जो होता है ना, डेल्टा U प्लस PV होता है ना, डेल्टा ऑफ PV होता है। और डेल्टा U जो होता है, डेल्टा के साथ डाल देते हैं, डेल्टा U जो होता है वहाँ पे पीछे निकाला ना, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, डेल्टा U क्यों प्लस वर्क होता है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन तो जीरो हो जाएगा, फिर डेल्टा U बराबर होगा क्यों के, यहाँ पर डेल्टा H डालेंगे, डेल्टा U प्लस, यहाँ पर डेल्टा U का वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पे Q आ जाएगा, सिर्फ Q ही आएगा, तो डेल्टा H सिर्फ Q ही रहेगा। लेकिन अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो यहाँ पर कुछ वर्क डन भी आ जाएगा, और कुछ वर्क डन आएगा तो डेल्टा H इसका ज़्यादा रहेगा, इसी वजह से CP इज़ ग्रेटर देन CV होता है, ठीक है। और एक और बात, CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R होता है, समझ रहे हैं। CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R, ठीक है। और ये कहाँ से है आपको पता है क्या, H बराबर U प्लस PV होता है। और PV को हम, अगर वो PV को nRT लिख सकते हैं ना, PV इज इक्वल्स टू nRT। और अगर बात करें 1 मोल के लिए 1 मोल, तो ये n भी हट जाएगा, सीधा ये हो जाएगा प्लस RT के बराबर हो जाएगा। और अगर T के रिस्पेक्ट में सभी को इंटीग्रेट कर दें, DH बाई DT कर दें, इसको DU बाई DT कर दें, इसको D ऑफ ये बाई
डी टी कर दें तो ये तो टी तो ये आर तो कांस्टेंट है ना भाई, आर बाहर निकल जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन सिर्फ यहाँ पर आर ही बचेगा। और डी एच बाई डी टी जो होता है ना वो सी पी होता है, आपको पता है ना, और डी यू बाई डी टी जो होता है वो सी वी होता है। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं भाई सी पी माइनस सी वी इज इक्वल्स टू आर। देख रहे हो ना, इसका डेरिवेशन भी करा दिया हम। मेरे को भरोसा नहीं था कि मेरे को भी याद होगा ये बात। चलिए यार ये भी हो गया। और उसके बाद क्या कराना था भाई, नोट यार, रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या करना है ना, सबसे पहले ग्राफ मतलब एक चीज़ बनाते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं इसको समझने के लिए। मेरे पास एक चीज़ है, ये कुछ है, इसके अंदर मैंने कुछ रखा हुआ है और इसके ऊपर मैंने काम किया है कि एक ये रख दिया ऐसे करके, एक ये रखा हुआ है, फिर इसके ऊपर एक ये रखा हुआ है, एकदम बिल्कुल पतला पतला, एकदम बहुत पतला पतला शीट है, बहुत पतला पतला शीट है, ठीक है। बहुत सारा इनफाइनाइट है, बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मैं काम क्या कर रहा हूँ ना कि मैं ये काम कर रहा हूँ, तो मेरे पास कुछ काम नहीं है इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ ना कि बिल्कुल एक हटा रहा हूँ उसमें से। क्या कर रहा हूँ ना, मैं एक शीट को हटाया तो क्या होगा भाई, बिल्कुल थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा हटाइए, थोड़ा सा नीचे आएगा, क्या आ जाएगा थोड़ा सा नीचे, ऐसा सोच लेते कि थोड़ा सा आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने ना कुछ चीज़ लिया, मैंने एक सेब लिया, ठीक है, और एक सेब को क्या करते हैं ना कि पूरे इंडिया में जितने भी लोग हैं ना सभी को बांटते हैं। तो पूछेंगे आपसे कि आपको कितना सेब मिला, तो आप क्या बोलेंगे भाई, बिल्कुल क्या बोलेंगे, उनको मिला ही नहीं है। लेकिन तब भी भाई मिलना तो चाहिए ना, मतलब एक सेब को बांटा इतना ही लोगों में, तो बिल्कुल बहुत छोटा सा, लेकिन पूरा छोटा था, डीपी कहते हैं उसको, बिल्कुल छोटा सा क्या कहते हैं, बिल्कुल छोटा, उसी को कहते हैं। लेकिन आपको मिलना तो चाहिए ना भाई, क्योंकि मिलेगा ही थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा ही सा, तो उतना ही थोड़ा सा मिलेगा तो थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाएगा। अगर ये कंप्रेशन हो रहा है तो कंप्रेशन वाला केस ले रहे हैं तो फिर इसके थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, फिर थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, फिर एक और हटाएंगे, तब एक और हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, एक और हटाएंगे थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, एक और हटाएंगे थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, एक और हटाएंगे थोड़ा सा एक और ऊपर जाएगा, एक और हटाएंगे थोड़ा सा और ऊपर जाएगा। ऐसे जाते जाते इसको जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ना, ऊपर में लिख देते हैं पहले। और वो थोड़ा थोड़ा जो हटा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा थोड़ा है, और इसको पूरा हटाने में ना लगभग इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा। इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम, और जो चीज़ इनफाइनाइट टाइम लेता है तो वो क्या हो जाता है भाई, वो क्या बोलते हैं उसको भाई, और रियल नहीं रहता है, मतलब वो थॉट वाला रहता है, कुछ बोलते नहीं यार, मेरे को याद क्यों नहीं आता है। ये असल में काम नहीं होता ऐसा भाई, ठीक है। कोई भी प्रोसेस ये वाला प्रोसेस नहीं असल में नहीं होता है, मतलब कुछ बोलते नहीं, याद नहीं आ रहा भाई, वो सोच करके क्या बोलते हैं, दिस इज रहने दे उसको यार, क्या इनफाइनाइट टाइम में होता है इसलिए वो रियल प्रोसेस नहीं है। और कुछ बताना है क्या, ये हर क्षण पे ना ये क्या करता है, वो इक्विलिब्रियम अटेन करता है, और हर क्षण पे पी गैस बराबर होता है, ये बात को तो बिल्कुल लिखेंगे भाई, पी गैस बराबर होता है पी एक्सटर्नल के, ठीक है, हर क्षण पे बराबर होता है, हर क्षण पे। ये सब लोग कहते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है। पता क्या होता है, पी एक्सटर्नल बराबर होता है लगभग पी गैस प्लस डी पी के। और डी पी क्या होता है पता है, वही वाला जो आपको जितना सेब मिला है ना वही है, ये जितना सेब मिला उतना ही इतना प्रेशर है यहाँ पर, बिल्कुल ख़त्म है, बिल्कुल एकदम कम है। इसी वजह से बराबर भी कर देता है। लेकिन अगर डीपी नहीं लेंगे तो सब कहेगा, मतलब ऐसा होगा ना कि पी एक्सटर्नल अगर पी गैस के बराबर ही है तो फिर कंप्रेशन होगा ही क्यों, या फिर एक्सपेंशन होगा ही क्यों, इसलिए डीपी लेते हैं बिल्कुल छोटा सा। उसी वजह से एक्सपेंशन भी होता है, अगर इसको डीपी को इधर ले आए तो फिर उसके बाद पी एक्सटर्नल प्लस ये कंप्रेशन हो जाएगा, और अगर ये बाहर है इस तरफ तो पी एक्सटर्नल तो फिर कंप्रेशन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिखते हैं ना डेल्टा यू बराबर क्या लिखते हैं भाई, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से डेल्टा यू बराबर होगा क्यों प्लस वर्क, तो वर्क को डिफाइन करते हैं पहले। तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा ना, वर्क बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू में डी वी का इंटीग्रेशन होता है ना भाई, और पी एक्सटर्नल यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है भाई, और हर क्षण पे वो बराबर है पी गैस के। तो ऐसा लिख सकते हैं ना, पी गैस लिख सकते हैं माइनस ऑफ पी गैस इंटू में डी वी, और पी गैस को क्या लिख सकते हैं भाई, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी होता है। तो इसको लिख सकते हैं, पी को लिख सकते हैं भाई एन आर टी भाई, एन आर टी अपन में वी हो जाएगा, ठीक है। और ये पी गैस है ना वो फाइनल प्रेस मतलब फाइनल वाला ले रहे हैं, ठीक है, फाइनल में ही बराबर होगा ना भाई, फाइनल वाला जैसे कि यहाँ से एक्सपेंशन होना स्टार्ट हुआ, फिर हल्का सा बढ़ा, बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ा, फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर थोड़ा सा बढ़ा, ऐसे बढ़ते बढ़ते जब यहाँ तक पहुँच गया
तभी उसी वाला उस क्षण पे उसका प्रेशर ले रहे हैं वो बराबर होगा। तो पी गैस बाहर निकल जाएगा और पी गैस बराबर हो जाएगा NRT बटे में वी के, बाहर मतलब बाहर नहीं ले रहे हैं, अंदर ही रख रहे हैं अभी, वी के हो जाएगा DV। और यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है NRT कांस्टेंट है, ये इसको बाहर निकाल लिए हैं। और DV बाई DV का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, DV बाई DV क्या हो जाता है, ln हो जाता है माइनस ऑफ NRT। और कहाँ से कहाँ तक का भाई, V1 से V2 तक का ln हो जाता है। फिर उसके बाद V2 माइनस V1 हो जाता है, उसको आप ऐसे भी ले सकते हैं ln V2 बाई V1 लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर आपको लॉग में ही चाहिए तो यहाँ पे वर्क लिख देते हैं, वर्क इज इक्वल टू माइनस ऑफ NR यहाँ पे लिख देते हैं और इसको भी स्क्वायर में घेर देते हैं, इसको थोड़ा ऊपर ऐसे कर देते हैं। और ये बराबर जगह, अबे यार 2.303 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है ना, तो ऐसे लिख देते ना, वर्क बराबर माइनस ऑफ n, अबे यार 2.003 माइनस ऑफ NRT ln नहीं भाई लॉग V2 बाई V1। और ये लॉग 2.003 से मल्टीप्लाई होता है ना भाई, डिवाइड तो नहीं होता है ना, मल्टीप्लाई ही होता है भाई। और ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया ना, ये वर्क डन का हो गया। अब इसके बाद बात करना है इररिवर्सिबल प्रोसेस का। और भी इसके कुछ पॉइंट लिखना है क्या, ये इनफाइनाइट टाइम में होता है, इसी वजह से वो अभी भी मेरे को याद नहीं आया, पक्का मेरे को अब जब मैं हकने जाऊँगा ना तब मेरे को याद आएगा क्या होता है वो। ब्रांड अब इररिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं। यहाँ से आप ये भी निकाल सकते हैं, अभी आइसोथर्मल में आएंगे तब बात करते हैं उसका। तुरु 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 तो तुरु 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 तो इररिवर्सिबल प्रोसेस। इररिवर्सिबल प्रोसेस ये सब ये वाला ना, ये रियल प्रोसेस है। इसमें ये होता है ना कि पी गैस इतना था, ठीक है, और पी यहाँ पर ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे मेरे पास कुछ है, मेरे पास अंदर में यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा ना, एक यहाँ पर नॉर्मल ऐसा रखा हुआ था, सीधा मैंने एक के बार में इतना बड़ा का पत्थर रख दिया, एक के बार में टक से प्रेशर लगा दिया जोर से। जैसे प्रेशर लगा एक के बार में दब गया, एक ही बार में बहुत ज़्यादा दम लगा दिया। यानी कि पी एक्सटर्नल इज एक्सपेंशन में बात करें तो इन एक्सपेंशन में बात करें तो पी एक्सटर्नल इज बहुत ज़्यादा होता है पी गैस के, तभी तो ठक से वो दब जाता है, तब ठक से उठ जाता है, एक्सपेंशन होता है। अबे यार गलती लिख दिया भाई, इन कंप्रेशन लिखना है, ठीक है, कंप्रेशन में बड़ा होगा ना भाई। और अगर एक्सपेंशन होता रहेगा इन एक्सपेंशन में क्या हो जाएगा ना कि पी एक्सटर्नल इज मच लेस देन पी गैस के हो जाएगा, ठीक है। और ये रियल प्रोसेस है। और यहाँ पर ना इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होता, लेकिन ये आप सोच सकते हैं कि पी एक्सटर्नल जो होगा, जैसे कि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, मतलब यहाँ पे एक्सपेंशन की ही बात करते हैं, एक्सपेंशन की बात करें तो एक बार एक से ना प्रेशर कम हो गया तो ये सीधा यहाँ आ जाएगा, यहाँ से सीधा यहाँ आ जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा, सीधा यहाँ पर जो आएगा तो यहाँ पर अगर रुका हुआ, इसका मतलब ये है ना कि पी एक्सटर्नल बराबर है P2 गैस के, समझ रहे हैं ना, P2 गैस के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं। लेकिन तो यहाँ पर अगर वर्क डन की बात करें तो यहाँ भी वही होता है भाई, पी एक्सटर्नल तो में DV रहती है, तो फॉर्मूला बिल्कुल यूनिवर्सल वाला है भाई, नहीं यूनिवर्सल वाला बस केमिस्ट्री के लिए यूनिवर्सल वाला है, क्योंकि उसके अंदर ये माइनस हटा देते हैं सिस्टम की वजह से, क्योंकि अगर मैंने वर्क किया तो पॉजिटिव लेंगे और सिस्टम ने वर्क किया तो नेगेटिव लेंगे, ये हम लोगों ने माना है केमिस्ट्री के अंदर। लेकिन फिजिक्स के अंदर ऐसा नहीं, फिजिक्स के अंदर ऐसा है ना कि अगर मैंने किया है तो नेगेटिव, अगर सिस्टम ने किया तो सिस्टम को पॉजिटिव, यानी कि सिस्टम को ज़्यादा हम लोग मतलब फिजिक्स वाला इज्जत देता है। तो पी एक्सटर्नल को हम क्या कर सकते हैं भाई, पी एक्सटर्नल को ऐसा कर सकते हैं ना कि पी एक्सटर्नल तो कांस्टेंट है ना, मतलब पी एक्सटर्नल को बाहर निकाल लेते हैं और DV का इंटीग्रेशन हो जाएगा V2 माइनस V1, ये वर्क के बराबर हो जाएगा। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वर्क के बराबर पी एक्सटर्नल को कह सकते हैं भाई P2 गैस के लिख सकते हैं, P2 गैस, और P2 गैस को क्या लिख सकते हैं NRT बटे में V2 लिख सकते हैं, आप समझ रहे हैं ना आप। और इधर माइनस है तो माइनस को अंदर भेज देते हैं, ठीक है, तो ये V1 माइनस V2 हो जाएगा। और एक और काम करते हैं कि V2 को इसके अंदर ही भेज देते हैं। अभी ये M क्यों लिखा गया, NRT अंदर में भेज देंगे तो फिर V1 बाई V2 माइनस ऑफ 1 हो जाएगा। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं, समझ रहे हैं आप।
यहाँ भी आप इसको अंदर भेज सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं भेज सकते, आप बिल्कुल भेज सकते हैं। आप इसके काबिल हैं, आपके पास कलम है, आप आराम से कर सकते हैं। और क्या पढ़ना था भाई इसके बाद? इरिवर्सिबल प्रोसेस और उसके बाद वर्क डन कंपैरिजन है, ठीक है। हाँ, ग्राफ की बात करते हैं। इन एक्सपेंशन यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है, तो ग्राफ बनाते हैं P वर्सेस V का ग्राफ। आपको ये बात तो मालूम है ना कि P वर्सेस V का ग्राफ जो बनेगा और उसका जो एरिया निकलेगा वो एरिया आपको वर्क डन देगा। आपको पता है क्या? पता है ना। और एक्सपेंशन हो रहा है मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ये है मेरा P1। यहाँ से कैसे स्टार्ट हो जाएगा? मतलब यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। कुछ वॉल्यूम भी तो होना चाहिए वहाँ पर। ये है मेरा P1 और ये है मेरा V1। अभी ये रिवर्सल वाला बना रहा है। मेरे पास 2 कलम होता है, कितना अच्छा लगता है भाई। मेरे घर का बच्चा लोग ना बहुत अच्छा बच्चा लोग यार, मैं कलमिंग कैप कर देता है। मतलब रहने दे भाई, क्यों बोल रहा गलत बात। ये P1 V1 है, ठीक है। यहाँ पर तो अगर वो रिवर्सल प्रोसेस हो रहा है मतलब बिल्कुल इनफाइनाइट टाइम में, प्रेशर हल्का सा कि ऐसे एक्सपेंशन होना था, यहाँ पर था तो हल्का सा प्रेशर क्या हो गया, ये कम हो गया और ये वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ गया। तो हल्का सा ये कम होगा प्रेशर, हल्का सा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। हल्का सा प्रेशर कम होगा, हल्का सा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। हल्का सा प्रेशर कम होगा, हल्का सा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ऐसे बनाते बनाते ना ग्राफ बनाते था, ये ऐसा ग्राफ बन जाता है यार। अभी यार ऐसा ग्राफ बनता है, ठीक है। अभी क्यों गंदा हो गया यार, मेरे पास वो बोर्ड था, अभी मिटाई ठीक कर लेता है ना। ऐसा वाला ग्राफ बन जाता है, ठीक है। ऐसा ग्राफ बन जाता है। यहाँ पर आकर के यहाँ पर P2 हो जाता है, P2 कम हो जाता है और V2 बढ़ जाता है। ये होता है किसमें? ये होता है रिवर्सिबल प्रोसेस में। इसका जो वर्क डन निकलेगा किसमें निकलेगा भाई? ये होगा इसका वर्क डन। इसका एक्स एक्सिस का जो एरिया बनाता है ये होता है वर्क डन। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये दिस इज़ फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। अभी यहाँ लिखना चाहिए ना अभी ये क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन इरिवर्सिबल में क्या होता है ना कि मेरे पास यहाँ था, एक्सपेंशन में यहाँ था, थोड़ा सा कम था और एक बार एक सीधा इतना सीधा आ जाएगा। यहाँ था, सीधा यहाँ आ गया, सीधा जहाँ था सीधा यहाँ आ गया। तो सीधा प्रेशर यहाँ था, सीधा एक के बार में यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा, सीधा वॉल्यूम यहाँ बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई? ये ऐसे हो जाता है ग्राफ। कैसे हो जाएगा भाई? यहाँ पे सीधा प्रेशर मेरा इतना ज़्यादा था और एक के बार में कम हो गया है, तो ये ऐसा ग्राफ बन जाता है भाई। ऐसा ग्राफ बनता है ये ऐसे, टक से एक के बार में सीधा P1 से पहले V1 रहता है और सीधा एक के बार में सीधा P2 से V2 बन जाता है। एक के बार में टक से ऐसे टक V2 बन जाता है। तो यहाँ पर वर्क डन किसका ज़्यादा हो रहा है भाई? फिर इसके बाद इसका जो ग्राफ बनेगा तो ये ऐसा ग्राफ बना है। यहाँ पर P1 है, यहाँ पे P2 और इसका V2 और इसका जो एरिया निकालेंगे तो ये देखो भाई, इसके ये आ जाएगा, ये वाला एरिया। ऐसा घुमा घुमा के बना देता है, ऐसे घुमा घुमा के देखो। तो ये वाला एरिया ज़्यादा है ना भाई। तो यहाँ पर जो एक्सपेंशन के अंदर होगा ना तो वर्क डन इरिवर्सिबल वाला ज़्यादा रहेगा। इरिवर्सिबल प्रोसेस इज़ ग्रेटर देन वर्क डन रिवर्सिबल प्रोसेस का एक्सपेंशन में। लेकिन जब कंप्रेशन होगा तब की बात करते हैं। एक मिनट जो देखते हैं, अभी 23 मिनट कैसे हो गया? अभी इतना जल्दी सही है ना भाई? हाँ। और जब इन जब कंप्रेशन होगा तो क्या होगा भाई? सबसे पहले PV ग्राफ बनाते हैं। PV ग्राफ बना लिया और यहीं से स्टार्ट है, तब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब इसका बिल्कुल सेम ऐसा ही ग्राफ तो बनेगा, लेकिन होगा क्या ना कि इधर से इधर जाएगा। ये होगा P1 और ये होगा V1 और ये हो जाएगा V2 और ये हो जाएगा P2। ये किसके लिए भाई? दिस इज़ फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो क्या होगा भाई? पहले कंप्रेशन हो रहा है, पहले यहाँ पर थोड़ा सा कम था और एक के बाद में टक से नीचे आ जाएगा, टक से एक के बाद में प्रेशर यहाँ आ जाएगा। यहाँ था पहले प्रेशर और एक के बाद में सीधा यहाँ आ जाएगा। यहाँ से सीधा यहीं आ गया और वॉल्यूम सीधा एकदम घट के इतना कम हो जाएगा एक के बारे में। तो इसका ग्राफ तो भाई ये दिस इज़ वर्क डन बाई रिवर्सिबल प्रोसेस। अभी क्या कर रहा भाई? क्या कर रहा है? दोनों में अभी क्या कर दिया भाई? मैं क्या ब्लेंडर कर दिया मैंने।
प्रेशर घट जाएगा ना, फिर वॉल्यूम भी घट जाएगा। इधर क्या गड़बड़ कर दिया भाई मैं, अबे यार। ये ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा भाई, रिवर्सल प्रोसेस का रिवर्स में भी ऐसे बन जाएगा, लेकिन इसके अंदर प्रेशर यहाँ था, प्रेशर इतना ज़्यादा था और सीधा एक के बार में इतना हो जाता है और वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो ये इसके लिए ग्राफ बन जाएगा, और इसके लिए ये वाला ग्राफ नहीं बनता भाई। इसके लिए ग्राफ बनता है ना ये कि प्रेशर पहले यहाँ था और सीधा एक के बार में यहाँ एक ही बार में वॉल्यूम बढ़ा और प्रेशर इतना हो जाता है। ये वाला पाथ फॉलो करता है, ये वाला। अबे भाई ये वाला ग्राफ फॉलो करता है, ये वाला। और इसका जो एरिया निकलता है, ये वाला एरिया निकलता है सीधा नीचे ये वाला। इसी वजह से यहाँ पर रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन ज़्यादा होता है इररिवर्सिबल प्रोसेस में। ठीक है, ये कंप्रेशन में हो गया और उसके बाद वर्क डन कंप्रेशन भी हो गया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर आइसोथर्मल है, रिवर्सिबल है प्रोसेस है, तो क्या हो जाएगा भाई। आइसोथर्मल तो सीधा बात है, डेल्टा यू बराबर 0 होता है। डेल्टा यू बराबर 0 है तब क्या हो जाएगा, डेल्टा यू बराबर क्यों प्लस वर्क हो जाता है भाई। तो वर्क डन जो होगा ना वो नेगेटिव ऑफ क्यों के हो जाएगा। मैंने सिस्टम किया तो ये हीट बाहर निकालेगा। अब ये तो बात बिल्कुल सिंपल है यार, सिंपल है कि नहीं। और अगर मैंने हीट दिया तो ये सिस्टम नेगेटिव, ये वर्क डन करेगा जिसका नेगेटिव आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है भाई रिवर्सिबल प्रोसेस में। यार रिवर्सिबल में भी ऐसा ही होगा भाई। मेरा एनर्जी इतना लूज क्यों हो रहा है यार, कॉन्फिडेंस की कमी, ठीक से तैयारी नहीं किया तो इसी वजह से भाई। क्या था उसके बाद भाई, पीवी के ग्राफ बनाना था। एक चीज़ बताता हूँ, आइसोथर्मल प्रोसेस में और एडियाबैटिक इधर रखते हैं। प्रोसेस में क्या होता है ना, पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट रहता है, लेकिन एडियाबैटिक में होता है पीवी की पावर गामा, ऐसे लिखते हैं गामा, वो कांस्टेंट होता है। अगर हम पीवी का ग्राफ, ये पीवी का हम स्लोप निकालें तो वो क्या स्लोप क्या निकलेगा भाई। पीवी में पीवी ग्राफ का स्लोप क्या देगा, डीपी बाई डीवी अगर निकालना है तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, पी को बाहर और डीवी बाई डीपी क्या हो जाएगा, डीवी बाई डी। मेरे को डीपी बाई डीवी निकालना है ना, तो पी को बाहर इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डीपी प्लस ऑफ वी को बाहर डीपी बाई डीपी तो 1 हो जाता है, इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अगर मेरे को डीपी बाई डीवी निकालना है तो डीपी बाई डीवी कैसे निकलेगा भाई, डीपी बाई डीवी इज इक्वल्स टू, इसको इधर भेज देते हैं और इसको माइनस ऑफ पी बाई वी आ जाएगा। ठीक है, वो सी पी इज़ ग्रेटर देन सी वी की लड़ यहाँ से भी आप प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि जो गामा होता है ना वो पता आपको क्या होता है, गामा इज इक्वल्स टू होता है सी पी बाई सी वी होता है। तो इसका अगर स्लोप निकालते हैं, पी वी ग्राफ का स्लोप निकालते हैं, डी पी बाई डी वी मेरे को निकालना है, तो डी ऑफ दिस क्या हो जाएगा भाई, वी की पावर गामा को पहले बाहर रखते हैं और डी पी का इंटीग्रेशन तो 1 ही हो जाएगा भाई, प्लस ऑफ पी को बाहर रखते हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, गामा टाइम्स, गामा कैसे लिखते हैं यार, अच्छा भाई यार भूल गया, ऐसे लिखते हैं गामा, गामा टाइम्स वी की पावर गामा माइनस 1 इंटू में डी वी बाई डी पी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। हम लोग को डी वी बाई डी वी निकालना तो क्या कर सकते हैं भाई, पी इंटू में गामा इंटू में पी इंटू में वी की पावर गामा माइनस 1 इंटू में डी वी बाई डी पी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी की पावर गामा। अब मेरे को डी पी बाई डी वी निकालना तो डी पी इसको लेके आते हैं, इसको डी वी को इधर ले आते हैं, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर ले आया, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर ले आया, तो क्या हो जाएगा भाई, एक ही बार में करना क्यों यार, अच्छे से लिख क्या करता ना तो माइनस ऑफ गामा टाइम्स
पी इंटू में वी की पावर, ऊपर में ये गामा जुड़ जाएगा ऊपर में जा करके। अबे यार भाई मेरा दिमाग ख़राब हो गया लगता है। गामा ऊपर में प्लस हो जाता है तो टू गामा माइनस वन का ही कौन सा कर दिया भाई ये। ऐसे करते हैं, पी वी की पावर गामा ही होता है ना, कांस्टेंट होता है ना। तो अभी भाई दिमाग काम नहीं कर रहा है मेरा, टाइम भी बहुत ज़्यादा जा रहा है। इसको बाद में कर लेंगे यार, ये खराब हो गया। अब शुरू करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री से, अच्छे से शुरुआत करते हैं फिर से एक बार और। थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर क्या है ना, गर्मी लग रहा है बहुत ज़्यादा, ऐसा कुछ मैंने रिएक्शन डाल दिया है इसके अंदर। सिर्फ तो मैं आग की बात करते हैं, बस यही लाइन में सोच के रखा हूँ मेरे को, बस यही याद आ रहा है और कुछ नहीं। अगर मैंने हीट दिया है तो डेल्टा एच ना मैं पॉजिटिव लेता हूँ, ठीक है। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब है एंडोथर्मिक है। डेल्टा एच अगर निगेटिव आ रहा है इसका मतलब एक्सोथर्मिक है। ऐसे बना करके ऐसे दिखा देते हैं यहाँ पर, एकदम मस्त लगता है दिखने में। एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक हो जाता है। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक एक ग्राफ बना दें क्या, ऐसे ग्राफ बनता है भाई। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन इधर आ जाता है और ये एनर्जी का टर्म्स होता चला जाता है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। और क्या बोलते हैं उसको, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अगर मेरे को डेल्टा एच पॉजिटिव रखना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, ऐसा करके ऐसे कर देंगे। यहाँ पर ये हीट ऑफ रिएक्टेंट और ये हीट ऑफ प्रोडक्ट और ई ए फॉरवर्ड, ये हो जाता है ई ए फॉरवर्ड और ये हो जाता है ई ए बैकवर्ड। ये बात मैंने उधर केमिकल काइनेटिक्स में ही बताया था। और ये होता है डेल्टा एच, ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव आता है तब आप क्या करते हैं ना कि आप वो देखो यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा है ना प्रोडक्ट का, यहाँ पे कम है तो इसका पॉजिटिव आएगा। तो सीधी बात है, ये किसका ग्राफ है, एंडोथर्मिक एक ग्राफ है। और अगर आप एक और ग्राफ बनाते, इसका कुछ एग्जांपल ले लेते हैं एंडोथर्मिक ग्राफ। जैसे कि मेरे को जिसमें हीट देना होता है, हीट देने के लिए मेरे को डिसोसिएशन रिएक्शन जो होता है ना, डिसोसिएशन रिएक्शन लिखना ज़रूरी है क्या भाई, लिखने में मेरा हालत ख़राब हो जाता है। डिसोसिएशन रिएक्शन में मेरे को हीट देना पड़ता है, फिर उसके बाद कोई बॉन्ड तोड़ना होता है उसमें मेरे को हीट देना पड़ता है, और फ्यूज़न करने के लिए भी मेरे को हीट देना पड़ता है, वेपराइजेशन के लिए मेरे को हीट देना पड़ता है। समझ रहे हैं ना आप, हीट देंगे तभी तो वो वेपराइज होगा भाई, समझ रहे हैं। तो ये एंडोथर्मिक के लिए हो गया, ये यहाँ पर ऐसे करके निशान भी डाल देते हैं एंडोथर्मिक। और अगर एक्सोथर्मिक के लिए अगर ग्राफ बनाया जाए ये ग्राफ ऐसा बन जाता है। तो तोरो 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 तो तोरो तोरो तो तोरो तो तोरो तोरो तो ये फॉरवर्ड कब बनाता है, ये डेल्टा एच जो आ रहा है ना, ये डेल्टा एच ये ऐसा ही ग्राफ बनता है। ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड इज नेगेटिव no 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 no। तो ये एक्सोथर्मिक हो जाता है। एक्सोथर्मिक वो वाला रिएक्शन है जिसमें हीट निकलता है, जैसे कि कंबशन होता है, फिर कंबशन में हीट बाहर निकलता है, फिर बॉन्ड जब बनता है तो फिर उसके बाद हीट बॉन्ड फॉर्मेशन में भी हीट निकलता है, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी हीट निकलता है। जब एसिड बेस रिएक्ट करता है तो वो भी उस वक्त भी हीट निकलता है, तो उसको भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। और एक और टर्म हम लोगों को पढ़ना है, उस टर्म का नाम है हीट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। हीट ऑफ रिएक्शन होता है क्या है ना, ये होता है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट
माइनस ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। फॉर्मेशन के टर्म में ऐसा हो जाता है, लेकिन अगर बात करें हीट ऑफ रिएक्शन कंबशन के टर्म में तो ये हीट ऑफ कंबशन, अब एक कंबशन सी रिएक्टेंट माइनस हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट होता है ये इसके टर्म में। और बॉन्ड के टर्म में क्या होता है ना, बॉन्ड फॉर्मेशन के टर्म में क्या होता है वो मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं उसको कल बताऊंगा, ठीक है। कि पॉजिटिव होता है कि बीच में ऐसा कुछ ही होता है, मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन इतना बता देते हीट ऑफ फॉर्मेशन। और आप बात कर लेते हैं, आज बात कर लेते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन का। हीट ऑफ फॉर्मेशन वो होता है ना कि मेरे को 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। और किससे बनाना है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। मैं इसको एकदम बहुत मेहनत से याद किया हूँ भाई, पता है। मेरे को एक मोल बनाना है, ठीक है, प्रोडक्ट बनाना है, 1 मोल से बनना चाहिए। और किससे बनना चाहिए भाई, वो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट मतलब स्टैंडर्ड स्टेट वाला, स्टैंडर्ड स्टेट मतलब जिसका लोवेस्ट जो स्टेबल स्टेट होता है ना, उसको वहाँ से बनना चाहिए, तभी होता है हीट ऑफ फॉर्मेशन। जैसे कि कोई एग्जांपल दें क्या भाई, एग्जांपल कोई मेरे को याद भी है क्या? हाँ, एग्जांपल कौन सा था भाई? अरे बाप रे भाई, कोई एग्जांपल याद नहीं आ रहा है मेरे को, कैसे होगा तो भाई। बाकी यार मेरे को एग्जांपल भी याद नहीं आ रहा है एक भी, तो याद भी किया है जो तेरे को याद आएगा तब भी यार आपको समझ में तो आ ही गया होगा। N2 plus O2 is equals to NO2. N2 plus O2 gives NO2. N2O2 यहाँ पे यार हीट ऑफ फॉर्मेशन को रहने दे, ठीक है। हीट ऑफ फॉर्मेशन वही बता रहा हूँ कि 1 मोल बनाना है, लेकिन अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाना है और स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए। जैसे कि और बात करें स्टैंडर्ड स्टेट की, तो जो डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडर्ड स्टेट का होता है ना, स्टैंडर्ड स्टेट वो होता है 0 होता है, ठीक है। जैसे कि N2, जैसे कि बताता हूँ कि कोई एलिमेंट्स जैसे कि H2 है ना, ये इसका स्टैंडर्ड स्टेट यही है, H2 गैस है, N2 गैस है, Cl2 में रहेगा और N2 में रहेगा, और O2 में रहेगा, ठीक है। ये गैस में रहेगा, तब इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 हो जाता है। और क्या हो सकता है भाई, और कोई एलिमेंट जैसे कि Cl2 हो गया। फिर उसके बाद अगर बात करें ब्रोमीन का, ये Br2 में रहता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये गैस में था तो ये लिक्विड में आ जाएगा। और आयोडीन I2 ये सॉलिड के फॉर्म में रहता है। और अगर कार्बन की बात की जाए तो ये कार्बन सॉलिड, वो ग्रेफाइट वाला, ठीक है। डायमंड से ज़्यादा वो क्या बोलते हैं, स्टेबल होता है, ग्रेफाइट वाला, कार्बन ग्रेफाइट। और कोई है क्या भाई, N2 भी होगा, कार्बन भी, ऐसा कुछ भी सिंपल जो आता है, मतलब इसके अंदर रिएक्शन के अंदर जो हम लोग को याद होना चाहिए उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है। फॉस्फोरस की बात करें तो वो P4 में रहता है। Sn जो होता है ना वो ऐसे ही रहता है, Sn प्लस में रहता है, वाइट कलर का रहता है वो Sn, ऐसा कुछ नाम भी होता है, मेरे को याद नहीं आ रहा। और अगर S की बात करें तो ये S8 में रहता है, इसको कहते हैं रोम्बिक फॉर्म कहते हैं, रोम्बिक फॉर्म में रहता है ये S8। और कोई है क्या भाई, और कुछ याद आ रहा है क्या तेरे को? नहीं, और तो इतना ही मेरे को याद है भाई। तो इतना समझ गया ना ये हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है। और अब बात करते हैं हीट ऑफ कंबशन की, बात करेंगे क्या, यहीं पे बात कर लेते हैं हीट ऑफ कंबशन की। वाह, हीट ऑफ कंबशन क्या हो जाएगा भाई, हीट ऑफ कंबशन क्या हो जाएगा, इसके अंदर ये है ना कि किसी का भी कंबशन हो रहा होगा तो वो 1 मोल हो और उसका कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो जाए। और इसमें हीट ऑफ कंबशन का रिएक्शन तो सभी को याद रहा, जैसे कि ऐसा भी कर सकते हैं। अक्सर जो होता है ना वो ऐसा होता है कि किसी भी कार्बन जो कार्बन और H जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन रहता है, उसका एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के रखते हैं, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में रखते हैं, ऐसा कहते हैं कि ऐसा कुछ कहते हैं, रखते हैं, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन रहता है। और उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है CO2 बनता है, फिर H2O बन जाता है, फिर उसके बाद हीट बाहर निकलता है। तो उसको अक्सर सबको याद रहता है, लेकिन मेरे को तो याद नहीं रहता भाई। यहाँ से कैसे बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ऐसे ही है ना, कहाँ से ये एक कार्बन है, 4 ऑक्सीजन है, तो 2 लगाना पड़ेगा ना, 2 + 2 4 हो जाएगा, इधर भी 2 लगाना पड़ेगा। सही है, सब सही है।
तो यहाँ पर जो हीट निकलता है ना बाहर, हीट इवॉल्व जो होता है, तो ये हमेशा नेगेटिव में रहता है, ठीक है। हीट ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव अक्सर हो सकता है, ये हीट ऑफ कंबशन की बात करते हैं, हीट ऑफ कंबशन ना हमेशा नेगेटिव में रहता है। और ऐसा भी लिख सकते हैं कि Na प्लस Cl, ये NaCl बनता है ना, यहाँ पर इसका जो एक गैस में, ठीक है, Cl2 को रहने देते, CNG रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पर +1 में है। और सोडियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही होता है, तो ये इसका हीट ऑफ कंबशन, जो यहाँ पर जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा ना उसका, वो यहाँ पर जो हीट निकलेगा ना उसको हीट ऑफ कंबशन कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जांपल भी ले लिया हीट ऑफ कंबशन के अंदर। और हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की बात कर लेते हैं। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में ये है ना कि मेरे को 1 मोल ऑफ वाटर निकलवाना है, किससे? 1 मोल ऑफ एसिड प्लस 1 मोल ऑफ बेस का रिएक्ट करके मेरे को 1 मोल ऑफ वाटर निकल रहा है, तो वो हीट, उसके अंदर जो एनर्जी निकलेगा वो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि H प्लस OH माइनस गिव्स H2O। यहाँ पर जो हीट निकलेगा उसको H2O कहते हैं, और इसको कुछ 13.1 होता है किलो कैलोरी होता है, ऐसे कुछ किलो कैलोरी में, और उधर -57.3 या 2 होता है, उसको किलो जूल में रहता है वो। यहाँ पर जो हीट निकलता है ये इतना ही निकलता है हमेशा, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, उसको स्पेसिफाई कर दिया है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को, इतना ही निकलता है, मतलब ये हमेशा इतना ही निकलता है, तो भाई इतना ही रहेगा ना, मतलब ये कांस्टेंट हो गया। लेकिन जब एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करता है तब इतना हीट निकलता है, लेकिन जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रिएक्ट करता है ना तो इतना नहीं निकलता, इससे कम निकलता है। इसका कारण क्या है मैं अभी बताता हूँ क्या है इसके कारण। मैंने कुछ वीक एसिड ले लिया, ठीक है। वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं तो क्या होता है मैं अभी बात करता हूँ। जैसे CH3COH एक वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH ले लेते हैं भाई, सही लिया हो ना। हाँ, इससे क्या हो जाएगा भाई, इससे क्या बन जाएगा, कैसे बनाते हैं भाई, इधर से ये उठाते हैं, इधर से ये ले लेते हैं, CH3COONA प्लस H2O निकल जाएगा भाई, ठीक है। तो जब वीक एसिड है तो ये जो टूटेगा ना तो ये पूरी तरीके से नहीं टूटेगा, लेकिन ये पूरी तरीके से टूटेगा। जैसे कि ये टूटेगा ना, जैसे मान लेते हैं ये CH3C+O माइनस, ये एक्वस फॉर्म में, प्लस ऑफ H प्लस ये भी एक्वस फॉर्म में, प्लस ऑफ Na प्लस ये भी एक्वस फॉर्म में, फिर प्लस OH माइनस ये भी एक्वस फॉर्म में, और इधर भी वैसे तोड़ देते हैं इसको भी, CH3CO माइनस एक्वस फॉर्म में, इधर भी Na प्लस एक्वस फॉर्म में, H2 प्लस सब कट जाता है, सब कट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हीट निकलता है ना बाहर वो इतना निकलना चाहिए, लेकिन इतना नहीं निकलता है। क्यों पता क्यों नहीं निकलता? क्योंकि अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस होता तब इतना निकल जाता, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, इसकी वजह से ये पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होता है। और अगर पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं हो रहा है तो बोलेगा भाई कहाँ जा रहे हो, अभी तो हम पूरी तरीके से टूटे ही नहीं है, मेरे को पूरा तोड़ो उसके बाद जाना तुमने। और उसको पूरा तोड़ने में थोड़ा और एनर्जी लग जाता है, जिसकी वजह से 13.1 नहीं निकलता है, थोड़ा सा कम निकलता है। और उसी कम निकलने की वजह से ना आप हो सकता है कि वो एग्ज़ाम में वही पूछ ले, तो आराम से निकाल सकते हैं भाई। इतना जनरलाइज इसमें से उसको घटा देंगे, आराम से निकल जाएगा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी निकल जाएगा। इसी तरीके से आप अगर ये वीक एसिड और वीक बेस पे भी कर सकते हैं, दोनों का निकल जाएगा भाई। आप उसका भी कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं। टाइम कितना हो गया भाई? 43 मिनट तो हो गया भाई। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इतना ही काफ़ी है क्या? और भी कुछ टॉपिक है क्या बचा हुआ? और भी हीट ऑफ फॉर्मेशन तो हो गया भाई। और कौन है भाई? और तो कोई नहीं लग रहा। और जो भी होगा अगले वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है।